देखो नई बुक अपन पढ़ रहे हैं सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सम्मिश्र विश्लेषण पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर ये बुक है। सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस जोड़ा गया है उसके अंदर ये बुक जोड़ी गई है और फर्स्ट ग्रेड में पहले से थी। बिल्कुल आसान बुक है और छोटा इसका सिलेबस है। देखो जल्दी से अपन इस सिलेबस को पूरा कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर ये बुक है। देखो प्लस सेकंड ग्रेड। सम्मिश्र विश्लेषण के अंदर पहले अपन पढ़ेंगे देखो विश्लेषिक फलन के बारे में, एनालिटिक फंक्शन के बारे में, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मल मैपिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो तो लगभग 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस बुक से पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो सम्मिश्र संख्याओं की, सारे अपन जानते हैं। देखो सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, अपन ये बात जानते हैं सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को सी से डिनोट करते हैं। देखो सी के अंदर a प्लस आयोटा बी टाइप की संख्या होती है। देखो a और b कोई रियल नंबर होते हैं, आयोटा बराबर कितना होता है √-1 होता है। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को अपन सी से डिनोट करते हैं। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उनको अपन कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। देखो ये जो संख्याएं उनको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देखो आयोटा वगैरह के बारे में ये सारी बातें अपन जानते हैं पहले से, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखो एक होता है देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चर, सम्मिश्र चर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे देखो अपन वास्तविक विश्लेषण पढ़ते हैं तो वहां पे जो वास्तविक चर काम में लेते हैं वो अपन x काम में लेते हैं। देखो इसके जो मान रखते हैं अपन वो कहां से रखते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से रखते हैं। देखो तो यदि x के मान वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से अपन लें तब तो उसको अपन कह देते हैं वास्तविक चर। यदि z के मान, यहां अपन देखो सम्मिश्र चर लेंगे वो अपन z लेंगे। देखो z के जो मान रखेंगे वो अपन कहां से रखेंगे, इससे रखेंगे, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से रखेंगे। देखो तो ऐसा वेरिएबल, ऐसा चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मान ग्रहण करता है, ऐसे चर को अपन कहते हैं सम्मिश्र चर कहते हैं। देखो यानी इसको अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा चर, ऐसा चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से, ऐसा चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मान ग्रहण करता है, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मान ग्रहण करता है, सम्मिश्र चर कहलाता है, सम्मिश्र चर कहलाता है। सम्मिश्र चर को अपन z से व्यक्त करते हैं। देखो इसे z से व्यक्त करते हैं, इसे z बराबर x प्लस आयोटा y से व्यक्त करते हैं। यानी सम्मिश्र चर z को अपन सम्मिश्र चर कहेंगे, z की जो फॉर्म होगी वो इस टाइप की फॉर्म होगी। देखो रियल पार्ट होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा, अपन ये बात जानते हैं, x वो रियल पार्ट होता है, y वो इमेजिनरी पार्ट होता है। देखो तो जैसे रियल एनालिसिस के अंदर अपन रियल वेरिएबल काम में लेते हैं, x काम में लेते हैं, वैसे ही यहाँ सम्मिश्र चर अपन काम में लेंगे, z काम में लेंगे। देखो z के जो मान रखेंगे वो कहां से रखेंगे, अपन सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से रखेंगे। देखो तो सीधी सी अपन एक ऐसी डेफिनेशन कह सकते हैं, देखो ऐसा चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मान ग्रहण करता है, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मान ग्रहण करता है, उसको अपन कहेंगे सम्मिश्र चर। वो कहलाता है सम्मिश्र चर कहलाता है। z बराबर x प्लस आयोटा y से इसको व्यक्त करते हैं। उसके बाद में एक होता है देखो सम्मिश्र फलन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन। सम्मिश्र फलन का मतलब है यदि फलन एफ जेड के, यदि फलन एफ जेड के जेड के प्रत्येक मान के लिए, फलन एफ जेड का जेड के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए एक अथवा निश्चित मान हो, एक अथवा अधिक निश्चित मान हो, अधिक निश्चित मान हो, तब z को एफ जेड का फलन कहते हैं।
तब z को fz का फलन कहते हैं, fz का फलन कहते हैं। इसे अपन देखो w बराबर fz से भी व्यक्त करते हैं, इसे w बराबर fz से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो देखो जैसे z बराबर अपन ने ये ले लिया, देखो एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो w बराबर अपन ने ले लिया, z स्क्वायर ले लिया, z क्यूब ले लिया, साइन z ले लिया, इन सब को अपन कहेंगे फलन कहेंगे, देखो सम्मिश्र फलन कहेंगे। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं कि सम्मिश्र चर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को लेके जो फंक्शन अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको अपन कहते हैं सम्मिश्र फलन कहते हैं। देखो z के प्रत्येक मान के लिए यदि w के एक या अधिक निश्चित मान आते हैं, w या fz एक ही बात है, देखो z के प्रत्येक मान के लिए इसका एक या निश्चित मान अगर आता है तब उसको अपन कहेंगे सम्मिश्र फलन कहेंगे। देखो तब fz है वो क्या कहलाता है, सम्मिश्र फलन कहलाता है। देखो यहां एक बात अपन ये कह सकते हैं, देखो fz एक नोट लगा के अपन ये लिख सकते हैं, देखो w बराबर fz ये हमेशा uxy प्लस आयोटा vxy के रूप में होता है। देखो ये हमेशा इसके रूप में होता है, के रूप में होता है, यानी जो सम्मिश्र फलन होगी उसकी फॉर्म हमेशा ये होगी। देखो w है वो या fz है वो uxy प्लस आयोटा vxy के रूप में होता है, इसकी जो फॉर्म होती है वो इस टाइप की फॉर्म होती है। देखो देख सकते हैं कोई भी एग्जांपल अपन लेके, देखो जैसे w बराबर अपन ले रहे हैं e की पावर z ले रहे हैं, देखो w बराबर ले लिया अपने e की पावर z ले लिया। देखो z की जगह अगर अपन x प्लस आयोटा y रखें, देखो z की जगह मैं रख रहा हूँ x प्लस आयोटा y रख रहा हूँ। देखो इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर x, इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा y लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहां से ये बन जाएगा, देखो e की पावर x, e की पावर आयोटा y को अपन लिख सकते हैं, देखो कोस y प्लस आयोटा साइन y, ये लिख सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x कोस y प्लस आयोटा e की पावर x साइन y, ये बनेगा। देखो तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो यहां इसको अपन लिख सकते हैं, देखो uxy लिख सकते हैं। देखो uxy का मतलब है फंक्शन ऑफ xy, यानी यहाँ एक xy का फंक्शन आएगा, फिर एक आयोटा आएगा, देखो फिर एक xy का फंक्शन आएगा। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सम्मिश्र फलन है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है। देखो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, यहाँ एक xy का फंक्शन होगा, देखो फिर आयोटा होगा, फिर एक xy का फंक्शन होगा। देखो इस टाइप का जो फलन है उसको अपन कहते हैं सम्मिश्र फलन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। देखो या अपन ये कह सकते हैं कि सम्मिश्र फलन का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है वो हमेशा ऐसा होता है। देखो यहाँ एक xy का वास्तविक फलन आएगा प्लस आयोटा आएगा, फिर xy का एक रियल फंक्शन आएगा, देखो वास्तविक फलन आएगा। देखो तब इसको अपन कहेंगे देखो ये फलन। अब सम्मिश्र फलन है, इसको दो भागों में बांटा गया। देखो एक तो एक मानी फलन होता है, एक बहुमानी फलन होता है। देखो एक मानी फलन और बहुमानी फलन, यहाँ जो अपन काम में लेंगे वो एक मानी फलन काम में लेंगे। देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन, यहां जो अपन काम में लेते हैं वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन काम में लेते हैं। देखो एक मानी फलन का मतलब क्या होता है, यदि z के प्रत्येक मान के लिए, यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का अद्वितीय मान प्राप्त हो या fz का अद्वितीय मान प्राप्त हो, fz का अद्वितीय मान प्राप्त हो, तब fz को अपन कहते हैं देखो एक मानी फलन। तब fz है वो कहलाता है एक मानी फलन कहलाता है। तब fz एक मानी फलन कहलाता है। यदि z के प्रत्येक मान के लिए fz का एक यूनिक मान आ रहा है तब उसको अपन कहेंगे एक मानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। देखो एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो ये ले लिया, देखो w बराबर मैंने ले लिया, z स्क्वायर ले लिया, z क्यूब ले लिया, ये सारे फंक्शन ले लिए। देखो अगर z का एक मान रखेंगे तो एक ही मान आएगा। देखो z बराबर अगर आयोटा रखेंगे तो w बराबर कितना आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर यानी कितना आएगा, -1 आएगा। देखो अगर मैं z बराबर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो w बराबर आएगा 2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, 4 आएगा। देखो यूनिक मान आ रहा है, अद्वितीय मान आ रहा है। देखो और अगर अद्वितीय मान आएगा तब उसको अपन कहेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तब वो कहलाता है एक मानी फलन कहलाता है। देखो तो यानी z का एक मान के लिए अगर एक ही मान प्राप्त हो, एक मान के संगत अगर एक ही मान प्राप्त हो, तब उसको अपन कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तब उसको अपन कहेंगे एक मानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। देखो
एक होता है देखो बहुमानी फलन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, बहुमानी फलन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, बहुमानी फलन। यदि z के प्रत्येक मान के लिए, यदि z के प्रत्येक मान के लिए, z के प्रत्येक मान के लिए w के या fz के, w के एक या अधिक, ऐसे लिख देते हैं fz के, fz के दो या अधिक निश्चित मान प्राप्त हों, देखो दो या अधिक मान प्राप्त हों, दो या अधिक मान प्राप्त हों, तब fz को बहुमानी फलन कहते हैं, तब fz को बहुमानी फलन कहते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, बहुमानी फलन कहते हैं। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, देखो जैसे इस टाइप से एग्जाम्पल, z की पावर अपन ने 1/2 ले लिया, z की पावर 1/3 ले लिया, या मान लो log z ले लिया, देखो ये ले लिया, देखो z का एक मान रखने पर एक से अधिक मान अपने को प्राप्त होंगे। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल अगर अपन ने देखें ये ले लिया, देखो z बराबर अपन ने रख दिया, आयोटा रख दिया, देखो तो w बराबर आएगा आयोटा की पावर 1/2 आएगा। देखो अब आयोटा की पावर 1/2 का मतलब अपन ये बात जानते हैं, आयोटा का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसके दो मान आएंगे। आयोटा को अपन लिख सकते हैं, देखो cos 0 प्लस आयोटा sin 0 लिख सकते हैं। इसका अगर अपन मान देखें, देखो इसको अगर अपन देखें वैसे तो आयोटा का अगर मान निकालें तो आयोटा का अगर वर्गमूल निकालें तो दो मान अपने को मिलेंगे। देखो आयोटा का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो अपने को दो मान प्राप्त होंगे, देखो और दो मान प्राप्त होंगे, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यानी z बराबर आयोटा वर्गमूल है, देखो और वर्गमूल है तो इसको अपन ध्रुवीय रूप में चेंज करके फिर इसका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं। देखो ध्रुवीय रूप में चेंज करके इसका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं। देखो और वैसे भी अपन एक सीधा सूत्र जानते हैं, देखो अंडर रूट z का मान निकालना। अंडर रूट z का मान किसके बराबर होता है? प्लस माइनस मोड ऑफ z प्लस, अंडर रूट z बराबर होता है मोड ऑफ z प्लस एक्स बटे 2 प्लस आयोटा मोड ऑफ z माइनस एक्स बटे 2 की पावर होता है 1/2 होता है। देखो ऐसा एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं। देखो तो यहां से अगर अपन अंडर रूट आयोटा का मान अगर देखते हैं, अंडर रूट आयोटा का मान अगर देखेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस, यानी इसको अगर अपन लिख देंगे, देखो 0 प्लस आयोटा लिख देंगे, देखो तो x की जगह 0 हो जाएगा, x की जगह 0 आएगा तो यहां बन जाएगा, देखो मोड ऑफ z कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर अपन देखें तो मोड ऑफ z है उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो तो ये मान यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस 0/2 आएगा प्लस आयोटा, यहाँ अगर अपन देखें तो 1 माइनस 0/2 आएगा, इसकी पावर 1/2 आएगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये आ रहा है प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 प्लस आयोटा आ रहा है। देखो तो अंडर रूट आयोटा का अगर मान देखेंगे तो इसका मान आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 प्लस आयोटा आएगा। देखो क्या आएगा? देखो किसी भी समिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, बाकी स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि ध्रुवीय रूप में चेंज करके फिर देमायोर थ्योरम से उसका मान अपन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल थोड़ा सा अपने को ये देखना है कि एक मान के लिए एक से अधिक मान प्राप्त हो रहे हैं। देखो तो z बराबर आयोटा रखने पे देखो दो मान आ रहे हैं। देखो तो एक मान के लिए अगर एक से अधिक मान आते हैं तब उसको कहते हैं बहुमानी फलन कहते हैं। देखो log z का अगर मान अपन देखेंगे, देखो अगर z बराबर आयोटा पे इसका मान देखा जाए या z बराबर 1 प्लस आयोटा पे अगर अपन मान देखें तो log का मान आएगा, देखो log 1 प्लस आयोटा आएगा। देखो और समिश्र संख्या का लघुगणक निकालना अपन जानते हैं। देखो फॉर्मूला होता है कितना? log z, फॉर्मूला होता है log z प्लस आयोटा 2n पाई प्लस होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, प्लस होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। देखो तो यहां से आ जाएगा कितना? देखो log अंडर रूट 2 प्लस आयोटा यहां से आ जाएगा 2n पाई, इसका कोणांक हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे n बराबर अपन 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो इसके बहुत सारे मान अपने को प्राप्त होंगे। देखो तो log z है वो एक बहुमानी फलन है। देखो जब अपन आगे पढ़ते हैं, देखो आगे जब अपन ये कोसी प्रमेय वगैरह पढ़ते हैं तो वहां अपन देखते हैं, देखो एक ब्रांच कट होता है, वो ब्रांच कट लगा के मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन में चेंज किया जाता है। ब्रांच कट होता है, ब्रांच कट लगा के इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन में चेंज किया जाता है। तो log z है, ये सारे फलन क्या है? बहुमानी फलन है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, देखो जब एनालिटिक फंक्शन वगैरह अगर पढ़ेंगे तो वहां एक मानी फलन अपन काम में लेंगे। देखो यानी ऐसे फलन काम में लेंगे जिसके एक मान के लिए एक ही मान प्राप्त होता है। देखो यहाँ अपना मेन उद्देश्य है पढ़ना विश्लेषिक फलन के बारे में, जो अपना मेन टॉपिक है वो विश्लेषिक फलन के बारे में। देखो
अब विश्लेषिक फलन तक पहुंचने के लिए देखो अपने को ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन सीमा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे देखो कंटिन्यूटी के बारे में, सातत्यता के बारे में पढ़ेंगे देखो, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे देखो अवकलनीयता के बारे में, उसके बाद में अपन बात करेंगे देखो विश्लेषिक फलन की। विश्लेषिक फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जो सब जगह अवकलनीय हो, ऐसा फलन जो पूरे प्रांत में अवकलनीय हो, उसको अपन कहते हैं विश्लेषिक फलन कहते हैं देखो। तो ये सारी बातें अपन थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे विश्लेषिक फलन की देखो। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं देखो सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं देखो, लिमिट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं देखो। सबसे पहले अपन बात करें सीमा की देखो, सम्मिश्र फलनों की सीमा में और वास्तविक फलनों की सीमा में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले अपन वो बात करते हैं देखो। फलन fz की सीमा, फलन fz की सीमा L कहलाती है, फलन fz की सीमा L कहलाती है यदि लिमिट z टेंस टू z0 fz बराबर L, यानी जब z z0 की ओर अग्रसर हो तो fz है वो किसकी ओर टेंस होना चाहिए, L की ओर टेंस होना चाहिए देखो। तब L को अपन क्या कहेंगे, फलन fz की सीमा कहेंगे देखो। जहां सीमा L विद्यमान होगी यदि, सीमा L विद्यमान होगी यदि, सीमा L विद्यमान होगी यदि प्रत्येक पथ की अनुदिश, यदि प्रत्येक पथ की अनुदिश, प्रत्येक पथ की अनुदिश, प्रत्येक पथ की अनुदिश L का मान, सीमा L विद्यमान होगी यदि प्रत्येक पथ की अनुदिश L का मान परिमित व अद्वितीय, L का मान परिमित व अद्वितीय। देखो पथ क्या होता है ये अभी अपन बात कर रहे हैं देखो। प्रत्येक पथ की अनुदिश L का मान परिमित व अद्वितीय, अर्थात सीमा है वो क्या होनी चाहिए, पथ से स्वतंत्र होनी चाहिए देखो। अर्थात सीमा है वो क्या होनी चाहिए, पथ से स्वतंत्र होनी चाहिए देखो, पथ से स्वतंत्र हो। यानी जब z z0 की ओर अग्रसर होगा तो fz अगर L की ओर अग्रसर हो रहा है तो L को अपन फलन fz की सीमा कह देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रत्येक पथ की अनुदिश z के z0 की ओर अग्रसर होने की प्रत्येक पथ की अनुदिश L का मान क्या रहना चाहिए, परिमित और यूनिक रहना चाहिए देखो। यानी प्रत्येक पथ की अनुदिश इस सीमा का मान L ही आना चाहिए देखो, तब अपन कहेंगे कि इस फलन fz की सीमा विद्यमान है देखो। अब पथ का मतलब क्या होता है वो अपन बात कर रहे हैं देखो। अगर वास्तविक फलनों की लिमिट अपन देख रहे हैं देखो, वास्तविक फलन की लिमिट निकालते हैं, जैसे अपन इसका मान निकालते हैं देखो, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर का मान निकालते हैं देखो। तो वहां अपन क्या करते हैं देखो, जैसे ये मान लो 1 है यहाँ पर, अब अपन ये बात जानते हैं जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो सारी कहां पर होती है, x एक्सिस पे होती है देखो। अब यहां जैसे ये x है देखो, x को अगर 1 की ओर टेंस इधर से होना है या x को 1 की ओर इधर से टेंस होना है देखो। अगर x 1 की ओर अगर सर इधर से होता है तब तो उसको अपन कह देते हैं बाईं सीमा कह देते हैं देखो। x 1 की ओर अग्रसर या तो इस तरफ से हो सकता है या इस तरफ से हो सकता है देखो। x अगर 1 की ओर अग्रसर बाईं तरफ से हो रहा है तब उसको बाईं सीमा कह देंगे, इधर से हो रहा है तब उसको अपन दाईं सीमा कह देंगे देखो। यहां पथ का कोई चक्कर नहीं पड़ता देखो, क्योंकि अपन ये बात जानते हैं जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सारी x एक्सिस पे होती है देखो। तो x 1 की ओर अग्रसर या तो इधर से हो सकता है या इधर से हो सकता है देखो। x 1 की ओर अग्रसर होने की केवल एक ही पथ है, वास्तविक x के अनुदिश x 1 की ओर अग्रसर हो सकता है। अगर इधर से होगा तब तो उसको अपन कहेंगे बाईं सीमा, इधर से होगा तब अपन उसको कहेंगे दाईं सीमा देखो। यानी यहाँ कहने का मतलब यहाँ जो सीमा की बात करते हैं तब अपन बात करते हैं बाईं सीमा और दाईं सीमा की। जैसे यहाँ बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात होती है वैसे ही सम्मिश्र फलनों की लिमिट में पथ की बात होती है देखो। वहां अपन बात करते हैं पथ की बात करते हैं देखो। मान लो यहाँ z0 है देखो, ये z0 है। अब z अपन यहाँ भी हो सकता है, z यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये z है देखो। अब z को z0 की ओर टेंस होना है तो उसके पास अनंत पथ है, z को z0 की ओर अग्रसर होने के अनंत पथ है। z z0 की ओर अग्रसर देखो इस पथ के अनुदिश भी हो सकता है, z z0 की ओर अग्रसर पहले x एक्सिस के अनुदिश चल के फिर y एक्सिस के अनुदिश हो सकता है देखो। पहले z z0 की ओर अग्रसर y एक्स के अनुदिश हो के फिर x एक्सिस के अनुदिश हो सकता है, या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला अपन और कोई पथ ले सकते हैं देखो। z को z0 से मिलाने वाला और कोई पथ लिया जा सकता है देखो। अगर पहले z z0 की ओर अग्रसर इस पथ के अनुदिश हो रहा है, यानी पहले z यहां जाएगा तो यहां जाते ही x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ये y एक्सिस के अनुदिश चलेगा देखो। तो इसको अपन कहेंगे z z0 की ओर अग्रसर किसके अनुदिश हो रहा है, y एक्स के अनुदिश हो रहा है देखो। इसको अपन कहेंगे y एक्स के अनुदिश देखो।
अगर जेड z0 की ओर अगर सर इस पथ के अनुदिश होता है तो पहले जेड यहां पर जाएगा तो y0 हो जाएगा, देखो। फिर इस पथ के अनुदिश चलेगा तो अपन इसको कहेंगे कि जेड z0 की ओर अगर सर x अक्ष के अनुदिश होता है, देखो। या जेड z0 की ओर अगर सर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले किसी भी पथ के अनुदिश हो सकता है, देखो। मान लो ये सरल रेखा अपन ले सकते हैं या और कोई वक्र ले सकते हैं, देखो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जेड को z0 से मिलाने वाले जितने भी पथ हैं, सभी पथों के अनुदिश अगर उस लिमिट का मान सेम आता है, सभी पथों के अनुदिश इस लिमिट का मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब अपन कहेंगे कि ये सीमा विद्यमान है, देखो। कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक फलन में जैसे अपन बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात करते हैं, वैसा प्रावधान यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां जेड z0 की ओर अगर सर किधर से भी हो सकता है, देखो। जेड z0 की ओर अगर सर इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, देखो। तो यहां बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात नहीं की जाती, यहां पथ की बात की जाती है। जेड z0 की ओर अगर सर इस पथ के अनुदिश भी हो सकता है, इस पथ के अनुदिश भी हो सकता है, इस पथ के अनुदिश भी हो सकता है। जैसी वहां बाईं सीमा और दाईं सीमा होती है, वैसी यहां पथ होता है। जिस पथ के अनुदिश ये 0 की ओर अगर सर हो रहा है, वो पथ अपन देखेंगे, देखो। सभी पथों के अनुदिश अगर इस सीमा का मान यूनिक आता है, सभी पथों के अनुदिश अगर इसका मान यूनिक आता है, तब अपन कहेंगे कि सीमा विद्यमान होगी, देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, देखो। जैसे अपन ये ले रहे हैं, देखो। क्वेश्चन है लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार अपॉन z का मान पूछा गया, देखो। क्वेश्चन है लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार अपॉन z का मान पूछा गया, देखो। इसका मान पूछा गया, देखो। ऑप्शन ऐसा दे रखा है, पहला ऑप्शन 1 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन -1 दे रखा है, देखो। थर्ड ऑप्शन दे रखा है विद्यमान नहीं है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है अपने को विद्यमान नहीं है, देखो। ये ऑप्शन दे रखा है, देखो। अब इस लिमिट का मान अपन निकालते हैं, देखो। लिमिट अपने को दे रखी है, देखो। लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार अपॉन z। z टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो गया भाई, z बराबर होता है x प्लस आयोटा y होता है। तो जब z टेंड्स टू 0 होगा तो x प्लस आयोटा y भी क्या हो जाएगा, देखो, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और x प्लस आयोटा y टेंड्स टू 0 होने का मतलब x भी टेंड्स टू 0 और y भी टेंड्स टू 0, देखो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, ऐसे लिख सकता हूं, देखो। अब देखो z बार को अपन क्या लिख सकते हैं, z बार बराबर हो जाएगा x माइनस आयोटा y। नीचे आ गया x प्लस आयोटा y आ गया। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1 कह दिया, देखो। इसको अपन ने कहा है समीकरण नंबर 1 कहा है, देखो। अब z को 0 की ओर अग्रसर होने वाले अपन अनंत पथ ले सकते हैं, देखो। इस बात को समझना, इधर देखो। ये तो बिंदु हो गया, z हो गया, देखो। यहां अपन ने ले लिया 0 ले लिया, देखो। अब z को 0 के पास में आना है तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले अपन x एक्सिस के अनुदिश चलें, फिर y एक्सिस के अनुदिश चलें, देखो। जब अपन यहां पहुंचेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, x की जगह 0 कर देंगे, फिर y एक्सिस के अनुदिश अपन चलेंगे, देखो। अगर ये तरीका अपन अपना रहे हैं तब इसको कहेंगे y एक्सिस के अनुदिश, यानी z को टेंड्स टू 0 करेंगे अपन y एक्सिस के अनुदिश, देखो। अगर अपन ये तरीका काम में ले रहे हैं, पहले इसके अनुदिश चल रहे हैं, फिर इसके अनुदिश चल रहे हैं, देखो। तो जब अपन यहां पर आएंगे तो y का मान 0 हो जाएगा, फिर अपन इसके अनुदिश चलेंगे, देखो। इसको अपन कहेंगे x एक्सिस के अनुदिश चलना, देखो। इसको कहेंगे x एक्सिस के अनुदिश चलना, देखो। मैं ये पथ भी ले सकता हूं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली मैंने सरल रेखा ले ली, मान लो y बराबर x ले लिया, देखो। तो y बराबर x के अनुदिश भी इसको अपन टेंड्स टू 0 कर सकते हैं, देखो। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये पथ भी मैं ले सकता हूं, देखो। y बराबर x स्क्वायर ले सकता हूं, देखो। y बराबर मैं x क्यूब ले सकता हूं, देखो। यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले अनंत पथ मैं ले सकता हूं, देखो। ऐसा पथ होना चाहिए जो 0 0 से गुजरेगा, देखो। y बराबर x अपन ले सकते हैं, y बराबर x स्क्वायर ले सकते हैं, कोई भी ऐसा पथ ले सकते हैं जो 0 0 से पास होता है, देखो। तो यहां अपन जनरली कम से कम 2 पथ तो अपन लेके देखते ही देखते हैं, देखो। एक बार z को 0 की ओर अगर सर y एक्सिस के अनुदिश कर देते हैं, एक बार x एक्सिस के अनुदिश कर देते हैं। अगर इन दोनों का मान सेम आ जाएगा तब अपन तीसरे को और चेक कर लेंगे, देखो। अगर इन दोनों का ही मान डिफरेंट आ जाता है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखो। तो केस फर्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो। केस फर्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो। केस फर्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो। जब z टेंड्स टू 0 x एक्सिस के अनुदिश हो, देखो। जब z टेंड्स टू 0 x एक्सिस के अनुदिश हो, देखो, तब y बराबर कितना हो जाएगा, देखो, 0। y बराबर 0 हो जाएगा, देखो। तो इस लिमिट का मान कितना आ जाएगा, देखो। लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार अपॉन z। यहां आ जाएगा लिमिट, इसमें देखो अपन y बराबर 0 ले लिया तो ये तो पूरा 0 हो ही गया। ये लिमिट बन जाएगी, देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, y की जगह 0 कर देंगे, देखो। इसमें y की जगह 0 करेंगे तो x अपॉन x आएगा।
लिमिट लेने से पहले अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। देखो तो जब z टेंड्स टू 0 होगा x एक्सिस के अनुदिश, तब इस लिमिट का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो z 0 की ओर अगर सर x एक्सिस के अनुदिश होगा, तब इस लिमिट का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अब केस सेकंड में ले रहा हूं, देखो केस सेकंड अपन नहीं ले रहे हैं। देखो केस सेकंड मैंने ये ले लिया। देखो जब z टेंड्स टू 0 y x के अनुदिश हो, देखो y x के अनुदिश हो, y x के अनुदिश हो। देखो जब z टेंड्स टू 0 y x के अनुदिश हो, देखो y x के अनुदिश होगा तब x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो y एक्सिस का मतलब ये हो गया, देखो पहले यहां जाएगा फिर यहां पे आएगा। देखो तो यहां जाते ही x का मान कितना बन गया, 0, फिर इसके अनुदिश आएगा। देखो तो x बराबर 0 इसके अंदर ले लेंगे तो कितना आएगा। देखो समीकरण नंबर 1 से अपन देख रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 से लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z, इसमें x की जगह कर देंगे 0 कर देंगे। देखो तो यहां आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 आ जाएगा। देखो इसमें x की जगह 0 कर देंगे तो ऊपर आएगा माइनस आयोटा y, नीचे आएगा आयोटा y। देखो ये आएगा। देखो समीकरण नंबर 1 में मैंने x बराबर 0 रख दिया। देखो अब पहले अपन इस लिमिट को सोल्व करेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। देखो इस लिमिट को सोल्व करेंगे, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा कितना, लिमिट y टेंड्स टू 0 -1 आएगा। देखो अब इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान -1 ही रहेगा। देखो इस लिमिट का मान क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। देखो तो अपन यहां अपन देख रहे हैं, देखो जब z को टेंड्स टू 0 अपन कर रहे हैं x एक्सिस के अनुदिश, तब तो इसका मान आ रहा है 1 आ रहा है। देखो और जब z को टेंड्स टू 0 अपन कर रहे हैं y एक्सिस के अनुदिश, तब इसका मान आ रहा है -1 आ रहा है। देखो इसको मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया, इसको मैंने 3 कह दिया। देखो अब समीकरण नंबर 2 व 3 से अपन देख रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 2 व 3 से f डैश z का मान अद्वितीय, समीकरण नंबर 2 व 3 से लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z का मान अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है। देखो अद्वितीय नहीं है, और अद्वितीय नहीं है इसका मतलब अपन कहेंगे कि ये सीमा विद्यमान नहीं है। देखो इसका मतलब अपन कहेंगे कि सीमा विद्यमान नहीं है। सीमा विद्यमान कब होती, यदि इसका मान यूनिक आता और फाइनाइट आता। देखो यानी इस लिमिट का मान प्रत्येक पथ के अनुदिश अगर सेम आता, तब अपन कहते हैं कि सीमा विद्यमान है। अब अपन कहेंगे कि सीमा विद्यमान नहीं है। देखो तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में निश्चित क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन को सीधा भी थोड़ा अपन लर्न रखेंगे। देखो सीधा भी याद रखेंगे। देखो दो पथ अपन ने ले लिया। देखो अब इसके तीसरा पथ अपन लेके देख सकते हैं, भी तीसरा पथ अपन ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन करने के लिए अपने को जरूरत नहीं, वैसे ही अगर अपन केस थर्ड ले, देखो पथ ले लिया मैंने y बराबर x ले लिया। देखो पथ y बराबर x की अनुदिश में इसका मान निकाल रहा हूं। देखो पथ y बराबर x की अनुदिश अगर अपन इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z, यहां y की जगह अपन x कर देंगे। देखो y की जगह x कर देंगे तो लिमिट तो बन जाएगी x टेंड्स टू 0, जहां भी y है वहां पे x कर देंगे। देखो जहां भी y है वहां पे x कर देंगे। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये आएगा। देखो अब इसका मान कुछ अलग ही आ रहा है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो तीनों पथों के अनुदिश इसका मान अलग अलग आ रहा है। देखो तो इसका मतलब ये जो सीमा वो पथ पे डिपेंड कर रही है, और पथ पे अगर निर्भर करती है तब उस सीमा का मान विद्यमान नहीं होता। देखो सीमा क्या होनी चाहिए, पथ से स्वतंत्र होनी चाहिए। देखो प्रत्येक पथ के अनुदिश उसका मान क्या रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए, तब अपन कहेंगे कि सीमा विद्यमान है। देखो इसी प्रकार अपन कंटिन्यूटी देख सकते हैं। देखो सातत्यता, देखो कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो अपन रियल एनालिसिस वगैरह के में और अवकलन गणित में वहां खूब पढ़ चुके होते हैं। देखो यहाँ शॉर्ट में मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं क्योंकि अपने को उद्देश्य है विश्लेषिक फलन पढ़ना। देखो क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अपन देख सकते हैं। देखो कंटिन्यूटी फलन एफ जेड, फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर, फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर सतत कहलाता है। फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पे सतत कहलाता है यदि जेड बराबर जेड 0 पर फलन की सीमा बराबर हो फलन का मान, फलन की सीमा बराबर हो फलन का मान। फलन की सीमा कैसे निकालेंगे, देखो फलन की सीमा इस तरीके से निकालेंगे
लिमिट z टेंस टू z0 fz से देखो z0 पे फलन का मान कितना आ जाएगा fz0 देखो ये दोनों मान अगर बराबर हैं तब अपन कहेंगे कि फलन fz है वो क्या है वहां पे सतत है देखो फलन fz बिंदु z बराबर z0 पे सतत कहलाएगा यदि फलन की सीमा बराबर हो फलन का मान तब उसको अपन कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे देखो अपन ये बात जानते हैं कि कोई भी फलन सतत कब होता है यदि उसका ग्राफ सतत बनता है और ग्राफ सतत कब बनेगा इधर मान लो मैंने z ले लिया इधर मान लो मैंने fz ले लिया देखो रियल एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो इधर मान लो सपोज x ले लिया अपने इधर fx ले लिया देखो अब यहां जैसे अपन एक बिंदु ले रहे हैं x नोट ले रहे हैं देखो यहां अपन ने बिंदु ले लिया fx नोट ले लिया देखो x नोट के नेबरहुड में मैंने मान ले लिया देखो ये x नोट का नेबरहुड हो गया देखो ये fx नोट का नेबरहुड हो गया देखो तो अगर यहां से अगर मैं मान ले रहा हूं जैसे x का मान मैं यहां से ले रहा हूं देखो x का मान यहां से ले रहा हूं तो फलन का मान यहां पे आना चाहिए देखो फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ये बिंदु आएगा देखो फिर और इसके नजदीक से मैं मान लूं तो फलन का मान इसके और नजदीक आना चाहिए देखो तब ये ग्राफ ऐसे बनेगा देखो तो इस फलन का ग्राफ सतत बनेगा और फलन का ग्राफ सतत बनेगा तब इसको अपन कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे देखो तो जब z z0 की ओर अग्रसर हो तो fz किसकी ओर अग्रसर होना चाहिए z0 पे जो फलन का मान है उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए देखो तब उसको अपन कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं देखो एक एग्जांपल अपन देखें जैसे fz बराबर ये दे रखा है देखो fz बराबर दे रखा है z स्क्वायर जब z का मान नॉट इक्वल टू आयोटा देखो और z बराबर आयोटा पे इसका मान दे रखा है 0 दे रखा है देखो तब फलन fz क्वेश्चन ये दे रखा है तब फलन fz z बराबर आयोटा पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि सतत है पहला ऑप्शन दे रखा है सतत है सेकंड ऑप्शन दे रखा है देखो असतत है थर्ड ऑप्शन दे रखा है अपरिभाषित है अपरिभाषित है देखो अपरिभाषित का मतलब तो इनफाइनाइट वगैरह होता है तो यहां अपन देख रहे हैं z बराबर आयोटा पे इनफाइनाइट वगैरह तो नहीं है देखो तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है देखो सतत और असतत अपन चेक करके देखते हैं देखो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस अपन चेक करते हैं देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं देखो z बराबर आयोटा पर फलन का मान z बराबर आयोटा पर फलन का मान निकाल रहा हूं देखो z बराबर आयोटा पे फलन का मान कितना आ जाएगा z की जगह आयोटा पर रखेंगे तो यहां से अपन देख रहे हैं z बराबर आयोटा पे फलन का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है देखो तो z बराबर आयोटा पे फलन का मान तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा देखो फिर अपन निकालेंगे सीमा निकालेंगे देखो z बराबर आयोटा पे फलन की सीमा निकालेंगे देखो सीमा निकाल रहे हैं देखो इसका मान अगर अपन देखें देखो लिमिट z टेंस टू आयोटा fz इसका मान निकाल रहे हैं देखो अब z बराबर देखो z आयोटा की ओर टेंस हो रहा है z आयोटा के बराबर नहीं है और जब z आयोटा के बराबर नहीं है तो फलन का मान यहां से निकलेगा देखो जब z का मान आयोटा के बराबर है तब तो यहां से निकालेंगे और z आयोटा के बराबर नहीं है तब यहां से निकालेंगे देखो तो इसके अंदर डेफिनेशन लग जाएगी लिमिट z टेंस टू आयोटा z स्क्वायर देखो अब z की जगह आयोटा रखेंगे इसका मान -1 आ जाएगा देखो तो यहां अपन देख रहे हैं फलन की सीमा अपन देख रहे हैं देखो फलन की सीमा और फलन का मान बराबर नहीं है देखो फलन की सीमा और फलन का मान बराबर नहीं है देखो फलन की सीमा और फलन का मान बराबर नहीं है देखो अगर फलन की सीमा और फलन का मान बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये फलन z बराबर आयोटा पे सतत नहीं होगा देखो अतः fz है वो z बराबर आयोटा पे सतत नहीं है देखो fz z बराबर आयोटा पर सतत नहीं है ये अपन कह सकते हैं देखो fz है वो z बराबर आयोटा पे सतत नहीं है देखो एक बात अपन ये कह सकते हैं देखो निम्न फलन है वो अपने प्रांत में सदैव सतत होते हैं देखो निम्न फलन अपने प्रांत में सदैव सतत होते हैं अपने प्रांत में सदैव सतत होते हैं एक तो अपन ले सकते हैं देखो बहुपद फलन ले सकते हैं देखो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन जैसे z स्क्वायर है z³ + 1 है इस टाइप के जितने भी फलन है वो सारे क्या रहेंगे सतत रहेंगे देखो क्योंकि इन फलन का ग्राफ वगैरह सतत बन सकता है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं देखो चरघातांकी फलन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है देखो चरघातांकी फलन मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कि ये अपने प्रांत में क्या रहते हैं सतत रहते हैं प्रांत का मतलब ऐसे मान जहां पर ये परिभाषित हो वहां पर हमेशा क्या रहेंगे सतत रहेंगे देखो e की पावर z है a की पावर z है देखो त्रिकोणमितीय फलन है देखो जैसे त्रिकोणमितीय फलन
साइन जेड है, कोस जेड है, ये हमेशा क्या रहेंगे, सतत रहेंगे। देखो बशर्ते कि अपने ये प्रांत में परिभाषित हो। देखो फोर्थ अपन ले सकते हैं, देखो परिमेय फलन, परिमेय फलन अपन ले सकते हैं। देखो परिमेय फलन का मतलब ऊपर भी पोलिनोमियल हो, नीचे भी पोलिनोमियल हो। देखो इस टाइप का फंक्शन, देखो जहां पे इसका हर जीरो नहीं बनना चाहिए। देखो क्यू जेड नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पर ये फलन हमेशा क्या रहेंगे, सतत रहेंगे। देखो तो ये सारे फलन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। देखो परिमेय फलन, इस टाइप की फलन, देखो जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन ले लिया। देखो ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। देखो बशर्ते कि उस प्रांत में ये परिभाषित हो। देखो केवल उन बिंदुओं पर असतत होंगे जहां पर इसका हर जीरो बनेगा। देखो जहां पे इसका हर जीरो बनेगा वहां पर असतत होंगे, बाकी सब जगह क्या होंगे, सतत होंगे। देखो तो इनसे संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन कोई पूछे जा सकते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो एफ जेड बराबर है, देखो जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, ये असतत है। कहां पर असतत है ये पूछा गया। देखो ये फलन कहां पर असतत है ये पूछा गया। देखो अपने तो अगर अपन देखें तो देखो अपन ये बात जानते हैं कि परिमेय फलन है वो सदैव सतत होता है। केवल ये देख लो कि उसका हर जीरो कहां पर बन रहा है। देखो तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो एफ जेड असतत होगा, एफ जेड असतत होगा यदि जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो जहां पे इसका हर जीरो बनेगा वहां पर ये क्या होगा, असतत होगा। देखो अब इसको सॉल्व करें तो जेड स्क्वायर बराबर माइनस वन आएगा, यहां से जेड बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा, जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो कहां पर होंगी, जेड बराबर आयोटा का मतलब क्या हो गया, जेड को मैं लिख सकता हूं देखो एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको मैं लिख सकता हूं जीरो प्लस आयोटा। देखो कंपेयर करेंगे तो x का मान जीरो आएगा, y का मान वन आएगा। देखो x बराबर जीरो, y बराबर वन यहाँ पे होगा। देखो तो एक तो इस बिंदु पे असतत होगा फलन, एक इस बिंदु पे असतत होगा। देखो तो ये जो फलन है वो इन दो बिंदुओं पे असतत है, उसके अलावा सर्वत्र सतत है। देखो दो बिंदु प्लस माइनस आयोटा पे असतत है, उसके अलावा सब जगह सतत है, ये अपन कह सकते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो एफ जेड बराबर दे रखा है जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू, तब एफ जेड सतत है, एफ जेड सतत है ये पूछा गया है। एफ जेड कहां पे सतत है ये पूछा गया है। देखो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू टू, ये दे रखा है। देखो मोड ऑफ जेड अपने को दे रखा है, देखो लेस देन इक्वल टू थ्री दे रखा है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन टू दे रखा है। इस टाइप से ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। देखो तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये फलन एफ जेड है वो असतत कहां पर है। देखो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये फलन एफ जेड असतत कहां पे है। देखो तो एफ जेड है वो असतत होगा, एफ जेड असतत होगा यदि जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एफ जेड असतत होगा यदि जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जेड माइनस वन जेड माइनस टू। देखो यहां से जेड बराबर आ जाएगा वन और टू आएगा। देखो तो अब अगर अपन देखें तो ये फलन है वो असतत कहां पर है, वन पे असतत है और टू पे असतत है। देखो इन दो पे असतत है। देखो अब एक बात अपन जानते हैं, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक बार भी ऐसा सर्किल जिसका सेंटर जीरो है, रेडियस आर है। देखो एक ऐसा सर्किल में ले रहा हूं जिसका सेंटर जीरो है, रेडियस आर है, उसका ये सम्मिश्र रूप में उसका समीकरण होता है मोड ऑफ जेड बराबर आर होता है। देखो ऐसा सर्किल सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। देखो जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख देंगे। देखो जेड की जगह अगर एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे तो ये इसका मापांक लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। उसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी ऐसा सर्किल हो गया जिसका सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस आर है। सम्मिश्र रूप में इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो सम्मिश्र रूप में इसको इस तरीके से लिखा जाता है। देखो थोड़ा एक बार मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो तो अगर ये सर्किल हो गया, देखो ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस आर है। देखो ये देखो अगर इसके अंदर के क्षेत्र को अपने को दिखाना है तो उसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ जेड लेस देन आर। देखो अगर परिधि को भी शामिल करना है, देखो परिधि को भी शामिल करना है, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू आर। देखो अगर अपने को ये दिखाना है, बाहर वाला क्षेत्र दिखाना है, तो इसके लिए हो जाएगा मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर, यानी मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर का मतलब आर से बाहर, और मोड ऑफ जेड लेस देन आर का मतलब अंदर वाला क्षेत्र। देखो
तो अगर यहां पे अपन डायग्राम बनाना चाहें, देखो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में ये फलन सतत है। देखो ऐसा सर्किल अपन बना लें जिसका सेंटर 0 ले ले, रेडियस 1 ले ले। देखो ऐसा सर्किल मैंने बनाया। देखो एक मैंने ऐसा सर्किल बना लिया जिसका सेंटर 0 ले लें, रेडियस अपन 2 ले लें। देखो ऐसा सर्किल बना लिया। देखो ये बना लिया। देखो अब अगर अंदर वाले क्षेत्र की मैं बात करूं, इस क्षेत्र की बात करूं, देखो तो यहां पर ये फलन क्या रहेगा, सतत रहेगा। देखो मोड ऑफ जेड लेस देन 1 पर सतत रहेगा। अगर मैं मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 लिखता हूं तब ये सतत नहीं रहेगा। देखो इक्वल टू 1 का मतलब परिधि भी शामिल होगी। देखो ये परिधि शामिल होगी और परिधि पर ये सतत नहीं है। देखो तो मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 में ये फलन सतत है। देखो यानी ये फलन सतत कहां पे रहेगा, मोड ऑफ जेड लेस देन 1 में। देखो यहां अगर अपन बात करें तो देखो इस क्षेत्र में भी ये फलन क्या है, सतत है। इस क्षेत्र को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो इस क्षेत्र को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 रेडियस 1 है, उसके तो बाहर का क्षेत्र हो गया, और बाहर वाला जो सर्किल है उसके अंदर का क्षेत्र हो गया। देखो इसमें भी ये फलन क्या रहेगा, सतत रहेगा। देखो एक मैं क्या कर सकता हूं, देखो ऐसा सर्किल ले लूं जिसका सेंटर तो 0 ले लिया, रेडियस मैंने 2 ले ली, इसके बाहर का क्षेत्र ले लूं। देखो ये क्षेत्र, और इस क्षेत्र का समीकरण हो जाएगा मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2। देखो ये हो जाएगा। देखो तो यहां जो ऑप्शन अपने को दे रखा है, पहला दे रखा है मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2, यानी ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, उसके अंदर का भाग। अब उसके अंदर की अगर बात करें तो एक उसके अंदर ही आएगा। देखो और एक पे फलन एफ जेड है वो सतत नहीं है। देखो एक पे फलन एफ जेड है वो सतत नहीं है। देखो तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। देखो मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3, यानी ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 रेडियस 3 है, उसके अंदर भी सतत नहीं है। देखो मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 की बात करें, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, उसके बाहर की बात करें तो यहां पर ये फलन क्या रहेगा, सतत रहेगा। देखो तो थर्ड ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। देखो थर्ड ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड 2016 में। देखो एफ जेड बराबर दे रखा था जेड अपॉन जेड 4 माइनस 1, इसके लिए सत्य पूछा गया था। देखो इसके लिए सत्य है। पहला ऑप्शन ये दे रखा था कि वर्त मोड ऑफ जेड बराबर 1, वर्त मोड ऑफ जेड बराबर 1 के अंदर व ऊपर सतत है। देखो अंदर व ऊपर सतत, अंदर व ऊपर सतत है। देखो सेकेंड ऑप्शन दे रखा था कि वर्त मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 के अंदर व ऊपर सतत है। देखो के अंदर व ऊपर सतत। थर्ड ऑप्शन दे रखा था मोड ऑफ जेड बराबर 1 के अंदर सतत है। देखो वर्त मोड ऑफ जेड बराबर 1 के अंदर सतत, इसके अंदर सतत है। देखो वर्त मोड ऑफ जेड बराबर 1 के अंदर सतत है। देखो अब सबसे पहली बात तो अपन ये देख रहे हैं कि ये फलन कहां पर सतत नहीं है। देखो ये फलन कहां पर सतत नहीं है वो अपन देख रहे हैं। देखो तो एफ जेड है वो असतत होगा। देखो एफ जेड असतत होगा यदि इसका हर 0 बन जाए। देखो जेड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। यहां से अगर अपन जेड के मान निकालें तो यहां से आएगा प्लस माइनस 1, यहां से आएगा प्लस माइनस आयोटा, ये आएगा। देखो अब अगर अपन इसका डायग्राम देखें, अपन यानी इन बिंदुओं को देखें तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये बिंदु कहां पर आएंगे। देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर ये बिंदु देखें तो कहां पर आएंगे। देखो जेड बराबर 1 कहां पर हो जाएगा, देखो यहां हो जाएगा, ये 1 हो गया। देखो यहां जेड बराबर 1 है, ये माइनस 1 हो जाएगा। देखो आयोटा कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, माइनस आयोटा कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। देखो आयोटा का मतलब क्या हो गया भाई, जेड बराबर आयोटा का मतलब हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 0 प्लस आयोटा हो गया। देखो कंपेयर करेंगे, एक्स का मान 0 हो गया, वाई का मान 1 हो गया, तो ये बिंदु आएगा। देखो अब मैंने एक ऐसा सर्किल बना लिया जिसका सेंटर 0 ले लिया, रेडियस 1 ले लिया। देखो ये सर्किल ले लिया। देखो अब अपन देख रहे हैं इसके जितने भी जिन बिंदुओं पे ये फलन अवकलनीय नहीं है, या सॉरी सतत नहीं है, जिन बिंदुओं पे ये फलन सतत नहीं है वो सारे बिंदु कहां पर स्थित हैं, इस वर्त की परिधि पर स्थित है। देखो इस वर्त की परिधि पर स्थित है। देखो ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 ले लिया मैंने, रेडियस 1 ले लिया। देखो ऐसा मैंने एक सर्किल बनाया। देखो उस सर्किल की परिधि पर ये सारे बिंदु आ रहे। देखो तो अपन ये कह सकते हैं इस सर्किल के अंदर भी फलन सतत रहेगा, बाहर भी सतत रहेगा। देखो इन बिंदुओं को छोड़ दो, वहां सब जगह सतत रहेगा। देखो
अगर मैं ये एरिया ले लूं मोड ऑफ जेड लेस देन 1 ले लूं तो यहां पर फलन सतत है। देखो इक्वल टू 1 ले लूंगा तब सतत नहीं आएगा। देखो मोड ऑफ जेड लेस देन 1 ले लूंगा तो वहां पे सतत रहेगा। देखो अगर मैं मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 ले लूं तो वहां भी सतत है। देखो तो यहां अगर ऑप्शन देखें तो वर्त मोड ऑफ जेड बराबर 1 के अंदर वह ऊपर सतत है, ऊपर सतत नहीं है। देखो ऊपर सतत नहीं है क्योंकि जिन बिंदुओं पे सतत नहीं है वो सारे इस सर्किल के ऊपर ही आ रहे। देखो तो पहला ऑप्शन गलत है। देखो सेकंड ऑप्शन अगर अपन देखें तो वर्त मोड ऑफ जेड बराबर 2 यानी ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 रेडियस 2 है उसके अंदर सारे बिंदु आ जाएंगे। देखो तो ये भी सही नहीं है। देखो तो सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड 2016 में बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। देखो तो बिल्कुल आसानी से अपन ये बात देख सकते हैं। देखो मान लो ऐसे ही अपन समझने के लिए ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ही ले ली। देखो एफ जेड बराबर है देखो जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 है। देखो ये कहां पर है? असतत है, ये पूछा गया। देखो असतत है। ऑप्शन में लिख रहा हूं, देखो पहला ऑप्शन ये लिख रहे हैं। देखो मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 लिख रहा हूं मैं। देखो या मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 लिख रहा हूं। देखो सेकंड मैंने ये लिख दिया। देखो थर्ड मैंने ये लिख दिया। देखो फोर्थ मैंने लिख दिया इनमें से कोई नहीं। लिखो देखो मैं बताता हूं। एफ जेड बराबर अपने को दे रखा है देखो जेड अपॉन, ये लिखवा दिया था कि पहले मैंने ये लिखवाया था। एफ जेड बराबर देखो जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 है, वो असतत है। कहां पर असतत है ये पूछा गया। देखो कहां पर असतत है ये पूछा गया। देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये असतत कहां पर होगा। देखो पहले तो अपन ये देख रहे हैं कि ये फलन असतत कहां पर है। देखो एफ जेड है वो असतत होगा यदि एफ जेड असतत होगा। एफ जेड असतत होगा यदि जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अगर इसका मान देखो अपन ये बात जानते हैं ये प्रीमे फलन है, रेशनल फंक्शन है, सब जगह सतत होगा। केवल उन बिंदुओं को देख लो जहां पे इसका हर 0 बन रहा है। देखो तो इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। देखो यहां से z बराबर कितना आ रहा है? देखो 2 और 3 आ रहा है। देखो अब अगर अपन इसका डायग्राम बनाए तो देखो डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार सारे 2 कहां पर आएगा? देखो z बराबर 1 मैंने यहां मान लिया, 2 मैंने यहां मान लिया। देखो ये 2 हो गया। देखो सुनना, देखो इधर सुनना। देखो 3 मैंने यहां पर मान लिया। देखो ये 3 मान लिया। देखो अब अपने को ये देखना है, जैसे मान लो ये देख रहे हैं कि ये सतत कहां पर है। सपोज अपन ये देख रहे हैं कि सतत कहां पर है। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो अगर मैं ऐसा सर्किल बना दूं जिसका देखो सुनना, इधर ऐसा सर्किल बना रहे हैं जिसका सेंटर तो 0 ले लिया और रेडियस मैंने 2 ले ली। देखो ऐसा सर्किल मैंने बना दिया जिसका सेंटर तो 0 है, रेडियस 2 है। देखो उसके अंदर का भाग अगर मैं ले लूं तो यहां पर ये फलन क्या रहेगा? सतत रहेगा। देखो यहां पे ये फलन सतत होगा। देखो और इसको अपन डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। देखो ऐसा क्षेत्र मैंने लिया है जहां पे थोड़ा ढंग से बना देते हैं। इसकी बात अपन एक तो बिंदु ले लिया मैंने, 2 तो यहां पे ले लिया मैंने, 3 यहां पे ले लिया। देखो एक तो अपन ऐसा सर्किल ले सकते हैं। देखो ऐसा सर्किल ले सकते हैं जिसका सेंटर तो 0 है, रेडियस 2 है। देखो ऐसा सर्किल मैंने ले लिया जिसका सेंटर तो 0 है, रेडियस 2 है। देखो ये मैंने ले लिया। देखो अब इसके अंदर के भाग की बात करें तो अंदर के भाग पर ये फलन क्या रहेगा? देखो सतत रहेगा। देखो क्योंकि जिस बिंदु पे ये सतत नहीं है वो दोनों बिंदु कहां पर आ रहे हैं? एक बिंदु तो इसकी परिधि पर आ रहा है और एक बिंदु इसके बाहर आ रहा है। देखो तो अंदर के भाग में अगर बात करें तो अंदर के भाग में ये फलन क्या रहेगा? सतत रहेगा। देखो अंदर के भाग को अपन इस तरीके से डिनोट करेंगे। देखो अगर परिधि को शामिल करना है तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा। देखो यहाँ अंदर वाले भाग के लिए मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? लेस देन 2 हो जाएगा। देखो फिर अपन बात कर रहे हैं, देखो ऐसा सर्किल बना लूं मैं जिसका सेंटर 0 ले लिया मैंने, रेडियस 3 ले ली। देखो ऐसा सर्किल बना दिया जिसका सेंटर 0 ले ली, रेडियस 3 ले ली। देखो ये ले ली। देखो अब अगर यहाँ पे अपन देखो सतत कहां पर नहीं है? एक तो 2 पे नहीं है, एक 3 पे नहीं है। तो इस क्षेत्र में तो ये क्या रहेगा? सतत रहेगा या नहीं रहेगा? इस क्षेत्र के अंदर ये सतत रहेगा। और इस क्षेत्र को अपन किस तरीके से डिनोट करेंगे? देखो ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, उसके तो ये बाहर का भाग हो गया। देखो और ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0, रेडियस 3 है, उसके अंदर का भाग हो गया। तो इसको अपन डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो इस भाग को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। देखो इस तरीके से डिनोट करेंगे। देखो
2 से तो बाहर का भाग ले लिया मैंने और 3 के अंदर का भाग ले लिया। देखो देखिए ये बात सही है क्या? ऐसा सर्किल अपन ले रहे हैं जिसका सेंटर 0 रेडियस 2 है, उसके तो बाहर का भाग ले लिया मैंने। देखो एक बार दोबारा सुन लेंगे, देखो इधर सुनेंगे एक बार। जैसे ये सर्किल अपन ले रहे हैं, देखो ये सर्किल ले रहे हैं, देखो ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस आर है। देखो ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस आर है। उसके अंदर के भाग को कैसे डिनोट करोगे? देखो इस बात को समझो, देखो एक बार इसके अंदर के भाग को कैसे दिखाएंगे? देखो अंदर के भाग को दिखाएंगे मोड ऑफ जेड लेस देन आर से। देखो अगर परिधि को अपन शामिल कर रहे हैं तब इसको अपन दिखाएंगे ऐसे। देखो ऐसे लिखा जाएगा। देखो अगर इसके बाहर का भाग बताना है तो बाहर के भाग को लिखेंगे मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर लिखेंगे। देखो मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर लिखेंगे। बाहर के भाग के लिए मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर हो जाएगा। देखो तो ये जो सर्किल है इसके मैं बाहर का भाग ले रहा हूं। देखो तो बाहर के भाग के लिए क्या हो जाएगा? मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। देखो और अंदर वाले भाग के लिए मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? लेस देन 3 हो जाएगा। देखो तो इसकी बात करें तो ये एनुलस कहते हैं, इसको वलिका कहते हैं। वैसे अगर ये क्षेत्र देखें तो ये क्षेत्र आएगा। देखो अगर इससे बाहर का क्षेत्र ले तो बाहर वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? ये जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? ऐसा सर्किल हो गया जिसका सेंटर तो 0 है, रेडियस 3 है, उसके बाहर का भाग, इसको डिनोट करेंगे अपन, इससे डिनोट करेंगे। देखो तो अगर अपन बात करें तो देखो इस क्षेत्र में फलन क्या रहेगा? सतत रहेगा। इस क्षेत्र में भी फलन सतत रहेगा। देखो यहां भी सतत रहेगा। देखो जिन बिंदुओं पे सतत नहीं है वो दोनों बिंदु यहां और यहां है। देखो इन दोनों सर्किल की परिधि पर है। और परिधि की अगर अपन बात करें तो परिधि अपन कहीं भी शामिल नहीं कर रहे हैं। देखो इसके अंदर ये सतत हो जाएगा, यहां भी सतत हो जाएगा, यहां भी सतत हो जाएगा। तो यहां अगर अपन देखें तो तीनों ही ऑप्शन मैंने वो ही लिखे हैं जिनमें फलन क्या है? सतत है। देखो मोड ऑफ जेड लेस देन 2 में भी ये फलन सतत है। अब मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 में भी ये फलन सतत है। देखो और मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 के अंदर भी ये फलन सतत है। देखो अपने को ये पूछा गया था ऐसा कौन सा भाग है जिसमें ये फलन असतत है? तो इनमें से कोई भी नहीं। देखो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। देखो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो ये समझ रहे हो या नहीं? देखो देखिए इस सर्किल के अंदर का भाग ले लिया अपन ने, ये भाग ले लिया और ये भाग ले लिया। देखो जिन बिंदुओं पे सतत नहीं है वो दोनों बिंदु यहाँ है। देखो यहाँ है वो दोनों बिंदु। देखो तो इस टाइप के कोई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो अवकलनीयता की बात कर रहे हैं। देखो उसी से अपन बात करेंगे, फिर विश्लेषिक फलन की बात करेंगे। देखो अवकलनीयता की परिभाषा एक लिख लेना। देखो अवकलनीयता दो डेफिनेशन यहाँ पे अवकलनीयता की अपन लिख सकते हैं। देखो एक तो पूरे प्रांत में चेक करने की। देखो प्रांत का मतलब ये होता है जैसे पूरे सर्किल में अगर अपने को अवकलनीय चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? देखो एक अगर एक पर्टिकुलर बिंदु पे चेक करना है तो अपन कैसे चेक करेंगे? देखो एक तो पूरे सर्किल में अवकलनीयता चेक करना है, एक एक पर्टिकुलर बिंदु पे चेक करना। देखो दो डेफिनेशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ। देखो परिभाषा ये होती है। देखो अगर प्रांत में चेक करना है तो ये परिभाषा देखो, फलन एफ जेड प्रांत डी में, फलन एफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाता है यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित व अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित व अवकलनीय है। परिभाषित होना चाहिए यानी इनफाइनाइट वगैरह नहीं बनना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर, सॉरी यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, गलत लिखा, या चलो ठीक है, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डेश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड परिमित व अद्वितीय। देखो परिमित व अद्वितीय लिख लो, मैं बता रहा हूं। देखो परिमित व अद्वितीय यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डेश जेड का मान परिमित और अद्वितीय होना चाहिए। देखो अब यहां भी मैंने देखो अद्वितीय मैंने वर्ड इसलिए लिखा है कि डेल जेड को 0 की ओर अगर सर अपन अलग अलग पथ की अनुदिश करके देखेंगे, देखो सभी पथों के अनुदिश इसका मान क्या आना चाहिए? यूनिक आना चाहिए। देखो तब अपन कहेंगे कि फलन एफ जेड इस क्षेत्र में अवकलनीय है। देखो
फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी इफ each point at domain D f dash z equals to is फाइनाइट एंड यूनिक, यानी प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर इसका मान क्या होना चाहिए, परिमित और अद्वितीय होना चाहिए। देखो प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर इसका मान परिमित और अद्वितीय होना चाहिए, तब उस फलन एफ जेड को अपन कहेंगे अवकलनीय कहेंगे। देखो क्या मतलब है इस बात का, सुनना देखो, इधर सुनना देखो। पहली बात तो अपन जानते हैं, देखो अवकलनीयता का मतलब क्या होता है, परिवर्तन की दर से होता है। देखो अवकलनीयता का मतलब होता है परिवर्तन की दर से। अब दो बिंदु ले लिए, देखो अपन ने एक तो ले लिया डेल जेड ले लिया, या एक बिंदु तो ले लिया अपन ने जेड ले लिया। देखो एक बिंदु ले लिया अपन ने जेड प्लस डेल जेड ले लिया। देखो अब जेड प्लस डेल जेड है वो जेड की तरफ टेंस हो रहा है। देखो जेड प्लस डेल जेड है वो जेड की तरफ टेंस हो रहा है। देखो तब फलन के मान में तो कितना परिवर्तन हो रहा है। देखो फलन के मान में परिवर्तन देखने के लिए मैंने क्या किया, देखो इस बिंदु पे फलन का मान निकाल लिया, उसमें से इस बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटा दिया। देखो फलन के मान में तो कितना परिवर्तन हो रहा है, चर के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। देखो चर के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। देखो अवकलनीयता का मतलब होता है, देखो परिवर्तन की दर से होता है। दो बिंदु ले लिया अपन, एक जेड ले लिया, एक जेड प्लस डेल जेड ले लिया। सपोज अपने पास ये डोमेन डी है, देखो ये है मान लो डोमेन डी। अब इसके अंदर अपने दो बिंदु ले लिया, एक जेड ले लिया, एक जेड प्लस डेल जेड ले लिया। अवकलनीयता आपने वो चेक करनी है। देखो तो अपन ये देखेंगे, देखो जब ये बिंदु इसकी ओर टेंस हो रहा है, ये बिंदु इसकी ओर टेंस होगा तो डेल जेड का मान क्या हो जाएगा, देखो टेंस टू 0 हो जाएगा। देखो तो फलन के मान में तो कितना परिवर्तन हो रहा है, देखो और चर के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। देखो अब ये जो परिवर्तन की दर है, अगर डेल जेड का मान 0 की ओर अग्रसर अपन किसी भी पथ की अनुदिश करें, प्रत्येक पथ की अनुदिश इसका मान क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। देखो तब अपन कहेंगे कि फलन एफ जेड है वो इस बिंदु पे अवकलनीय है। देखो तब अपन कहेंगे कि फलन एफ जेड है वो इस क्षेत्र में अवकलनीय है। देखो यहाँ मैंने यही डेफिनेशन लिखी है। देखो दो बिंदु ले लिए, एक जेड ले लिया मैंने, एक जेड प्लस डेल जेड ले लिया। देखो तो फलन के मान में तो कितना परिवर्तन हो रहा है, चर के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। देखो जेड प्लस डेल जेड में से मैंने जेड घटा दिया तभी आया, देखो डेल जेड आया। देखो अब डेल जेड जब 0 की ओर अग्रसर होगा, डेल जेड 0 की ओर अग्रसर होने का मतलब ये बिंदु इसकी ओर अग्रसर होगा, ये बिंदु इसकी ओर अग्रसर होगा, तो इसका मान कितना आएगा वो मान अपन देखेंगे। देखो वो जो मान है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए और यूनिक आना चाहिए। तब अपन कहेंगे कि फलन एफ जेड है वो इस प्रांत में अवकलनीय है। देखो प्रत्येक बिंदु पर ऐसा होना चाहिए। देखो तब अपन कहेंगे कि फलन एफ जेड इस क्षेत्र में अवकलनीय है। देखो तो एक डेफिनेशन याद कर लेना, देखो इसकी एफ डेस जेड बराबर हो जाएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। अगर प्रांत में चेक करना है तब तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। देखो अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु पे चेक करना है, देखो ये लिख लिया सब लोगों ने, अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु पे चेक करना है, देखो तब अपन ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। देखो फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर, फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पे अवकलनीय कहलाता है यदि एफ डेस जेड 0 लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0 परिमित व अद्वितीय हो। देखो परिमित व अद्वितीय। इस बात का भी सेम वही मतलब हो गया। देखो दोबारा सुन लेंगे इधर एक बार। यहां देखो अपने को Z0 पे चेक करनी है। देखो Z0 पे अवकलनीयता चेक करनी है। देखो यहां अपन एक जनरल पॉइंट ले लिया, Z ले लिया। देखो अब Z को Z0 की ओर टेंस करेंगे। देखो अपन Z को Z0 की ओर टेंस करेंगे तो फलन के मान में तो कितना परिवर्तन हुआ है, देखो चर के मान में कितना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन की दर अपन निकालेंगे। देखो रेट ऑफ चेंज अपन निकालेंगे। देखो उस रेट ऑफ चेंज को अपन क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। देखो भैया अवकलन का मतलब यही होता है, देखो dy अपॉन dx, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वो परिवर्तन की दर यहाँ अपन निकाल रहे थे। जब ये बिंदु इसकी ओर टेंस हो रहा है तो फलन के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, चर के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। देखो परिमित और अद्वितीय मैंने इसलिए लिखा है कि इसका मान एक तो फाइनाइट आना चाहिए। देखो अद्वितीय का मतलब z को z0 की ओर अग्रसर अपन किसी भी पथ के अनुदिश करें, प्रत्येक पथ के अनुदिश इसका मान क्या रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। देखो
प्रत्येक पथ के अनुदिश इसका मान सेम आना चाहिए, तब अपन कहेंगे कि फलन एफ जेड है वो जेड बराबर जेड जीरो पे अवकलनीय है। देखो तब फलन एफ जेड को जेड बराबर जेड जीरो पे अवकलनीय कहेंगे। देखो तो अवकलनीयता का मतलब परिवर्तन की दर से। देखो अगर एक बिंदु पे चेक करना है तब तो ये सूत्र लगेगा। देखो अगर पूरे प्रांत में चेक करना है तब जो पीछे अपने सूत्र लिखा था वो काम में आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है और ज्यादा क्वेश्चन इनमें है नहीं। देखो निश्चित क्वेश्चन है और यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन ये देखो एफ जेड बराबर जेड बार, एफ जेड बराबर जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है, कहीं भी अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पे अवकलनीय नहीं है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो याद भी कर लेना इस बात को, एफ जेड बराबर जेड बार है वो कहीं भी अवकलनीय नहीं है। देखो एफ जेड बराबर जेड बार है वो कहीं भी अवकलनीय नहीं है। देखो अब यहां अपने को देखो पूरे प्रांत में चेक करना है। देखो अपने को ये चेक करना है कि कहीं भी अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब पूरे प्रांत में चेक करना है, पूरे डोमेन में या पूरे सम्मिश्र तल पे अपने को चेक करना है। देखो तो इसके लिए जो अवकलनीयता की पहली जो परिभाषा थी वो अपन काम में ले लेंगे। देखो परिभाषा अपन ने ये पढ़ी थी। देखो अवकलनीयता की क्या परिभाषा पढ़ी थी? अवकलनीयता की जो परिभाषा है वो मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ। देखो क्या फॉर्मूला था? देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में कितना आ जाएगा? डेल जेड ये आ जाएगा। प्रांत के लिए यानी सभी बिंदुओं पे अगर चेक करना हो तो अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो ये तो अवकलनीयता की परिभाषा होगी, यहां तक ठीक है ये बात। आप मान रख दो। देखो यहां से मान रख देंगे। देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड का मान अपन यहां से निकालेंगे। देखो एफ जेड बराबर जेड बार है तो जेड की जगह मैं रख रहा हूं जेड प्लस डेल जेड रख रहा हूं। देखो तो ये बन जाएगा जेड प्लस डेल जेड का बार, ये आ जाएगा। देखो जेड प्लस डेल जेड का बार आ गया। देखो एफ जेड का मान रख दो, एफ जेड का मान कितना हो गया? देखो जेड बार अपॉन में हो जाएगा डेल जेड, डेल जेड हो जाएगा। देखो एफ जेड प्लस डेल जेड का मान मैंने वहां से यहां रखा। देखो ये बात ठीक है कि देखो अब अपन ये बात जानते हैं। देखो Z1 प्लस Z2 का जो बार है वो बराबर होता है Z1 बार प्लस Z2 बार के। देखो इसके बराबर होता है। तो यहां से अपन ये बात जानते हैं, दो संख्याओं को जोड़ के उसका कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के जोड़ो, बराबर ही मान आता है। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये आ जाएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस आ जाएगा जेड बार, नीचे आ गया डेल जेड। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो गई। यहां से अपने पास आ गया देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो को मैं लिख रहा हूं देखो डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो। देखो ये लिख रहा हूं। देखो डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है? डेल जेड है वो बराबर हो जाएगा किसके? देखो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के। देखो तो डेल जेड जीरो होने का मतलब डेल एक्स भी जीरो डेल वाई भी जीरो। देखो तो यहां मैंने लिख दिया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो। देखो डेल जेड बार को अपन लिख सकते हैं देखो डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई, नीचे आ जाएगा कितना? देखो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई आ जाएगा। इसको अपन ने कह दिया समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 कहा। देखो अब इस लिमिट का मान अपन निकालेंगे। देखो इसका मान अगर यूनिक आ जाएगा, परिमित और अद्वितीय आ जाएगा, तब अपन कहेंगे कि वो फलन अवकलनीय है। देखो अगर इस लिमिट का मान यूनिक नहीं आएगा तो अपन कहेंगे कि वो फलन अवकलनीय नहीं है। देखो यही तो बात अपन ने की है, तो इस लिमिट का मान यूनिक आना चाहिए। देखो इस लिमिट का मान यूनिक आना चाहिए, तब वो फलन क्या होता है? अवकलनीय होता है। देखो ये बात ठीक है। अब वही दो केस अपन ले लेंगे। देखो एक बार डेल जेड को जीरो की ओर अगर सर एक्स एक्सिस के अनुदिश कर देंगे, एक बार वाई एक्सिस के अनुदिश कर देंगे। देखो दो केस यहां अपन लेंगे। देखो जनरली अपन ये दो केस ले लेते हैं, बाकी और भी लेके देख सकते हैं। देखो केस फर्स्ट में ये ले रहा हूं। देखो जब डेल जेड टेंस टू जीरो अक्स एक्सिस के अनुदिश हो। देखो अक्स एक्स के अनुदिश हो, अक्स एक्स के अनुदिश हो। देखो तब डेल वाई बराबर कितना हो जाएगा? देखो जीरो, डेल वाई बराबर जीरो हो जाएगा। देखो डेल जेड को जीरो की ओर अगर सर एक्स एक्सिस के अनुदिश करेंगे तो एक्स एक्सिस पर वाई का मान जीरो होता है। ऐसे समझ लो इस बात को, एक्स एक्सिस पर वाई का मान जीरो होता है, वाई का जीरो होने का मतलब डेल वाई भी जीरो। तब इसका मान कितना आ जाएगा? देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से मान अपन देख रहे हैं। देखो
देखो इसके अंदर जहां भी डेल वाई दिख रहा है वहां पे जीरो कर दो। देखो जहां भी डेल वाई दिख रहा है वहां पे अपन जीरो कर देंगे। देखो तो कितना आ जाएगा, देखो इधर तो बन जाएगा लिमिट डेल एक्स से टेंस टू जीरो, जहां भी डेल वाई है वहां मैंने जीरो कर दिया। देखो ऊपर बन गया कितना, देखो डेल एक्स, नीचे भी डेल एक्स आ जाएगा। देखो ये आएगा। अब पहले अपन इसका मान निकालेंगे। देखो पहले इसका मान निकालेंगे फिर इसमें लिमिट रखेंगे। देखो पहले हमें लिमिट निकालते टाइम अपन ये बात जानते हैं, पहले फंक्शन को सोल्व करते हैं फिर उसमें लिमिट रखते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो अपन पहले इसको सोल्व करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 1, और इसका मतलब कितना हो गया 1 हो गया। देखो तो इस लिमिट का मान कितना आ जाएगा 1 आएगा। देखो जब डेल जेड को जीरो की ओर अगर सर अपन एक्स एक्सिस के अनुदिश करेंगे तो इसका मान आएगा 1 आएगा। देखो केस सेकंड अपन ले रहे हैं। देखो केस सेकंड, जब डेल जेड टेंस टू जीरो वाई एक्सिस के अनुदिश हो। देखो वाई एक्स के अनुदिश हो। देखो डेल जेड टेंस टू जीरो वाई एक्स के अनुदिश हो। देखो डेल जेड टेंस टू जीरो वाई एक्सिस के अनुदिश हो। वाई एक्सिस पर क्या होगा, डेल एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। देखो डेल एक्स बराबर जीरो होगा, तब समीकरण नंबर 1 से कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 से कितना आ जाएगा। देखो इसमें अपन रख देंगे, इसमें डेल एक्स की जगह जीरो रख देंगे। देखो तो यहां आ जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा। देखो डेल एक्स की जगह जीरो कर दिया मैंने। देखो यहाँ पर तो यहां आ जाएगा माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन आयोटा डेल वाई। पहले इस फंक्शन को सोल्व करेंगे फिर इसमें लिमिट रखेंगे। देखो तो आ जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो -1, इसका मान आएगा -1, ये आएगा। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से अपन देख रहे हैं, देखो इसका मान यूनिक नहीं आ रहा। देखो समीकरण नंबर 2 और 3 से अपन देख रहे हैं इसका मान यूनिक नहीं आ रहा। देखो समीकरण नंबर 2 व 3 से, देखो 2 व 3 से, देखो समीकरण नंबर 2 व 3 से देखो एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है। देखो यूनिक नहीं है, एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, और एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है तो इस बात का मतलब ये हो गया। देखो अतः एफ जेड बराबर जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है। अच्छी तरह याद कर लेंगे इस बात को। देखो एफ जेड बराबर जेड बार है, वो कहीं भी अवकलनीय नहीं है। देखो एफ जेड बराबर जेड बार है, वो किसी भी बिंदु पे अवकलनीय नहीं होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो क्योंकि लिमिट का मान यूनिक नहीं आ रहा। देखो लिमिट का जो मान है वो पथ पे डिपेंड कर रहा है। देखो पथ से स्वतंत्र होनी चाहिए लिमिट, पथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तब वो क्या होता है, अवकलनीय होता है। देखो इसी प्रकार नोट लगा के अपन लिख सकते हैं। देखो 1-2 बातें सीधी याद रख लेना। देखो ये जैसे एफ जेड बराबर अपन लेते हैं, देखो जेड प्लस जेड बार, जेड जेड बार या जेड स्क्वायर जेड बार, ये भी कहीं भी अवकलनीय नहीं होते। देखो कहीं भी अवकलनीय नहीं होते। देखो कहीं भी अवकलनीय नहीं है। देखो कहीं भी अवकलनीय नहीं है। जेड स्क्वायर जेड बार है, जेड जेड बार है, ये कहीं भी अवकलनीय नहीं आएंगे। देखो अगर इनको अवकलनीय चेक करें तो कहीं भी अवकलनीय नहीं होंगे। देखो छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो ऐसे पूछ लिया कि डी अपॉन डी जेड, जेड स्क्वायर जेड बार का मान है, इसका मान पूछा गया। देखो ऑप्शन में कुछ भी दे दिया समझने के लिए, ऐसे मैं लिख रहा हूं। जैसे मान लो 1 लिख दिया मैंने, -1 लिख दिया, थर्ड मैंने लिख दिया विद्यमान नहीं है। देखो विद्यमान नहीं है। देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये फिलहाल अवकलनीय नहीं है। देखो जेड स्क्वायर जेड बार अवकलनीय ही नहीं है तो इसका अवकलज भी नहीं आएगा। फिर देखो इसका डेरिवेटिव्स नहीं आएगा। देखो तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है। देखो इस फलन का अवकलन नहीं होगा क्योंकि ये फलन अवकलनीय नहीं है। देखो तो ये बात अपन देख सकते हैं, ऐसे कोई छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो एफ जेड बराबर जेड बार है, वो कहीं भी अवकलनीय नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और है, देखो जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये याद कर लेना, सीधा भी याद कर लेना इसको, इतने क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा नहीं है। देखो एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है। देखो एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है। देखो केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है। देखो
एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है वो केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है। देखो प्रूफ अपन देख लेते हैं, इसका समझने के लिए देख सकते हैं। देखो एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है वो केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय होता है। देखो अब यहां देखो अपने को पूरे सम्मिश्र तल पे चेक करना है, वैसे इसको पूरे सम्मिश्र तल पे चेक करना है। पूरे सम्मिश्र तल पे चेक करेंगे उसमें से केवल ये मूल बिंदु पर अवकलनीय मिलेगा अपने को। देखो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में चेक करेंगे वहां से केवल ये मूल बिंदु पर अवकलनीय मिलेगा। देखो तो जो अवकलनीयता की परिभाषा है वही परिभाषा अपन लगा देंगे। देखो पूरे सम्मिश्र तल के लिए जो परिभाषा होती है, प्रांत के लिए जो परिभाषा होती है वो परिभाषा यहाँ पर लगाएंगे। देखो अवकलनीयता की परिभाषा से। देखो अभी अपन पढ़ रहे थे अवकलनीयता की परिभाषा ये होती है। देखो एफ डैश जेड बराबर होता है लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में होता है डेल जेड होता है। पूरे प्रांत में चेक कर रहे हैं अपन, उसमें से केवल ये मूल बिंदु पर अवकलनीय मिलेगा अपने को। देखो मान रख दो सारे। देखो यहां पर लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड का मान यहां से निकालेंगे। देखो यहां जब z है तो यहां आ रहा है मोड ऑफ z का स्क्वायर। अब यहां z की जगह रख दो, इसमें z प्लस डेल जेड रख दो। देखो तो यह आ जाएगा z प्लस डेल जेड का स्क्वायर, यह आ जाएगा। ये बात सही है क्या? देखो देखिए इसका मान मैंने यहां से निकाला। देखो फिर एफ जेड का मान कितना हो जाएगा? देखो मोड ऑफ z का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कितना? देखो डेल जेड आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब अपन ये बात जानते हैं, देखो मोड ऑफ जेड स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? जेड बार के बराबर होता है। देखो कैसे होता है अपन समझ लेते हैं इस बात को। देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है। देखो जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार बराबर होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। देखो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। देखो दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अगर दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अगर मोड ऑफ जेड निकालेंगे तो मोड ऑफ जेड कितना आएगा? किसी भी संख्या का मापांक निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखो तो यहां से मोड ऑफ जेड का स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। देखो तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर भी उतना ही आ रहा है और जेड बार भी उतना ही आ रहा है। देखो तो ये रिजल्ट अपन कई जगह काम में लेते रहते हैं। देखो मोड ऑफ जेड स्क्वायर है वो बराबर होता है जेड बार के बराबर होता है। देखो तो यहां अपन ये लिखते हैं। देखो मोड ऑफ जेड स्क्वायर है वो बराबर होता है जेड बार के। देखो ये अपन लिख देंगे। देखो यहां से आ जाएगा कितना? देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं देखो जेड प्लस डेल जेड, इसकी जगह अपन लिख रहे हैं देखो जेड प्लस डेल जेड और जेड प्लस डेल जेड का बार, ये लिख दिया मैंने। देखो इतना लिख दिया। देखो इसकी जगह लिखा है मैंने। देखो मोड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड बार, वो सूत्र मैंने यहां लगा रहा हूं। देखो वो सूत्र मैंने यहां लगाया। यहां देखो इसकी जगह मोड ऑफ जेड स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? जेड बार हो जाएगा। देखो नीचे आ जाएगा कितना? डेल जेड आ जाएगा। देखो बोलो ये बात यहां तक ठीक है? देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सीधा भी याद रखना है इसको। देखो आप अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इनमें, निश्चित क्वेश्चन है। देखो इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो ये आ जाएगा जेड प्लस डेल जेड, इसको मैं लिख रहा हूं देखो जेड बार प्लस डेल जेड बार, माइनस ये आ जाएगा जेड बार, अपॉन में आ जाएगा डेल जेड, ये आ जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो यहां से एफ डैश जेड बराबर कितना हो जाएगा? देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ये देखो गुणा कर दो इनको। देखो गुणा कर रहे हैं इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? देखो जेड बार प्लस आ जाएगा कितना? देखो जेड डेल जेड बार प्लस आ जाएगा डेल जेड बार, ये आ जाएगा। देखो प्लस आ जाएगा डेल जेड बार, माइनस आएगा कितना? जेड बार, ये आएगा। देखो इतना आएगा। देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो यहां अपन देख रहे हैं देखो जेड बार से ये जेड बार कैंसिल हो जाएगा। देखो नीचे डेल जेड आ ही रहा है। देखो नीचे डेल जेड आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, देखो डेल जेड का इसमें भाग दे देंगे। देखो अपन
तो ये बन रहा है जेड डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा जेड बार आ जाएगा, देखो इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा डेल जेड बार बन जाएगा, देखो डेल जेड का मैं भाग दे दिया मैंने, देखो डेल जेड का यहाँ भाग दिया, देखो इसके नीचे मैंने लिख दिया डेल जेड का इसमें भाग दे दिया, ये बच गया, फिर डेल जेड का यहाँ भाग दे दिया, देखो ये अपन देख रहे हैं, देखो ये बात ठीक है यहां तक। आप देखो सुनेंगे इधर डेल जेड अगर टेंस टू जीरो है, देखो डेल जेड अगर टेंस टू जीरो है तो इसका मतलब हो गया डेल एक्स और डेल वाई टेंस टू जीरो हो गया, देखो क्योंकि डेल जेड बराबर होता है किसके, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के बराबर होता है, देखो अब डेल जेड बार किसके बराबर होता है, देखो डेल जेड बार ये बराबर होता है डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई के बराबर होता है, देखो तो अगर डेल जेड टेंस टू जीरो होगा तो डेल एक्स और डेल वाई टेंस टू जीरो होंगे, देखो और ये अगर जीरो होंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, देखो यानी डेल एक्स जीरो हो गया, डेल वाई जीरो हो गया, तो डेल जेड बार भी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, देखो तो जब अपन लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो लेंगे तो ये स्टेप जीरो बन जाएगी, देखो ये स्टेप जीरो बन जाएगी, ये स्टेप जीरो बट्टा जीरो बनेगी, तो उसका इसका मान अपने को पथ की अनुदिश निकालना पड़ेगा, देखो इसका मान अपन अलग से निकालेंगे और इसका मान अपन सीधा जीरो कर देंगे, देखो ये मान सीधा जीरो कर देंगे, देखो जब डेल जेड टेंस टू जीरो तो डेल जेड बार भी टेंस टू जीरो हो जाएगा, देखो ये बात मैं साइड में लिख देता हूं, देखो डेल जेड टेंस टू जीरो तब डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई टेंस टू जीरो, देखो और ये टेंस टू जीरो तो डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई भी टेंस टू जीरो, देखो यहां से डेल जेड बार टेंस टू जीरो हो जाएगा, देखो तो ये स्टेप जीरो बन जाएगी, देखो अब यहां बचेगा इतना बचेगा, देखो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, इस पे देखो डेल जेड टेंस टू जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो इस पे डेल जेड टेंस टू जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, देखो इसका मान जीरो कर दिया मैंने, देखो इसका मान मैंने जीरो कर दिया, देखो इधर अगर देखें तो एफ डेश जेड आ गया, इसको समीकरण नंबर कह देते हैं अपन एक कह देते हैं, देखो ये समीकरण नंबर एक हो गया, देखो अब वही अपने को दो केस लेने पड़ेंगे, देखो एक बार डेल जेड को जीरो की ओर अगर सर अपन एक्स एक्सिस के अनुदिश करेंगे, देखो केस फर्स्ट जब डेल जेड टेंस टू जीरो एक्स एक्सिस के अनुदिश हो, देखो एक्स एक्स के अनुदिश हो, देखो जब डेल जेड टेंस टू जीरो एक्स एक्सिस के अनुदिश हो, देखो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसका मान, देखो अभी अपन ने इसका मान निकाला था, देखो इस लिमिट का मान निकाला था ना पीछे अपन ने, कितना आया था, जब डेल जेड को जीरो की ओर अगर सर अपन ने एक्स एक्सिस के अनुदिश किया था तब इस लिमिट का मान आया था, देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड का मान आया था 1 आया था, देखो 1 आया था, देखो ये अभी अपन ने पीछे निकाला था, देखो दोबारा अपन निकाल सकते हैं, वही डेल वाई जीरो करके निकाल सकते हैं, देखो इसका मान, बोलो ठीक है की बात, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो अपन ऐसे लिख देते हैं इसका मान, यहाँ डेल वाई टेंस टू जीरो बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बन जाएगा, देखो यानी इसका मान 1 आ जाएगा, देखो जब डेल जेड टेंस टू जीरो एक्स एक्सिस के अनुदिश होगा तो डेल वाई बराबर जीरो हो जाएगा, देखो और डेल वाई बराबर जीरो हो जाएगा तो ये लिमिट ऐसे बन जाएगी, देखो ऐसे बन जाएगी, तब इसका मान इस लिमिट का मान 1 आ गया तो समीकरण नंबर 1 से कितना आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 से एफ डेश जेड किसके बराबर आएगा, इसका मान 1 आ गया, देखो इसका मान 1, तो समीकरण नंबर 1 से एफ डेश जेड का मान कितना हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार हो जाएगा, देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया, देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया, देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया, देखो ऐसे केस सेकंड अपन ले लेते हैं, देखो केस सेकंड ले रहे हैं, केस सेकंड अपन ले रहे हैं, देखो जब डेल जेड टेंस टू जीरो वाई एक्स के अनुदिश हो, देखो कम से कम ये दो पद तो अपन लेके देखेंगे, देखो वाई एक्स के अनुदिश हो, देखो वाई एक्स के अनुदिश हो, देखो वाई एक्स के अनुदिश हो तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, और डेल एक्स बराबर जीरो होगा तो इस लिमिट का मान कितना आ जाएगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, इस लिमिट का मान आ जाएगा, देखो इसकी जगह अपन कर देंगे डेल वाई टेंस टू जीरो, यहां आ जाएगा ऊपर माइनस आयोटा डेल वाई आ जाएगा और नीचे आयोटा डेल वाई आ जाएगा, जो अभी पीछे अपने निकाला था वहां देखा था अपन ने, इसका मान -1 आ जाएगा। अब ये मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये मान
ये मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो इसका मान बन जाएगा -z प्लस z बार, इसको समीकरण नंबर 3 कर देंगे। देखो इसका मान मैंने -1 यहाँ रख दिया, देखो ये रख दिया, देखो इसका मान मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो ये बात ठीक है यहाँ तक। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं, देखो समीकरण नंबर 2 और 3 से दोनों मान सेम आ रहे हैं क्या? देखो देखिए नहीं आ रहे हैं, दोनों मान सेम नहीं आ रहे हैं। देखो तो ये बात लिख देंगे पहले तो अपन। देखो ये बात लिख देंगे कि समीकरण नंबर 2 व 3 से, देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है। देखो एफ डैश जेड है वो यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। देखो एफ डैश जेड यूनिक नहीं आ रहा। देखो तो इसका मतलब अवकलनीय नहीं है। देखो अतः एफ जेड अवकलनीय नहीं है, एफ जेड वो अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय कब होता है? यदि इस लिमिट का मान यूनिक आता। देखो अतः एफ जेड वो अवकलनीय नहीं है। परंतु अगर अपन z बराबर 0 ले ले, देखो अगर मैं z बराबर 0 ले लेता हूं, देखो तो z बराबर 0 अगर ले लेंगे तो समीकरण नंबर 2 से कितना आएगा? समीकरण नंबर 2 से z की जगह 0 कर दो। देखो इसमें अगर z की जगह 0 करेंगे तो यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो? देखो z बराबर अगर 0 लेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। देखो तो एफ डैश 0 बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। देखो समीकरण नंबर 3 से अगर निकालोगे तो समीकरण नंबर 3 से कितना आएगा? समीकरण नंबर 3 में अगर z की जगह 0 करेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा? 0 आएगा। देखो कहने का मतलब यूनिक आएगा। देखो अद्वितीय मान आएगा। देखो z बराबर 0 पे अगर अपन देखें तो दोनों मान समान आ रहे हैं। देखो ये अपन देख रहे हैं। तो ये जो फलन है इसके अलावा कहीं भी अवकली नहीं होगा भाई, और कहीं ये दोनों मान सेम बन सकते हैं क्या? देखो अगर z बराबर में 1 लेता, मान लो z बराबर अगर 1 लेता तो इसका मान तो आता 2 आता, और इसका मान कितना आता? 0 आता। अगर z की जगह में 2 रखता तो इसका मान 4 आता, इसका मान कितना आता? 0 आता। देखो तो z बराबर 0 के अलावा ये दोनों मान कहीं भी बराबर नहीं बनेंगे। देखो z बराबर 0 के अलावा ये दोनों मान कहीं भी यूनिक नहीं बनेंगे, बराबर नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब एफ जेड है वो केवल z बराबर 0 पे अवकलनीय होगा। देखो अद्वितीय मान आगे। देखो अतः एफ जेड है वो केवल z बराबर 0 पर अवकलनीय है। देखो केवल z बराबर 0 पर अवकलनीय है। देखो यहां ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। देखो एफ जेड है वो केवल z बराबर 0 पर अवकलनीय है। देखो तो अच्छी तरह इस बात को याद कर लेना, कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं। देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के एनालिसिस के अंदर, नेट के अंदर भी अगर अपन देखें तो अपने जेपीएच की बुक से क्वेश्चन आते हैं, यानी निश्चित क्वेश्चन है। नेट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो निश्चित ये जो क्वेश्चन है वही रिपीट होते रहते हैं बार बार। बहुत ज्यादा यहाँ वेरायटी नहीं है क्वेश्चनों की। देखो तो ये निश्चित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे और बार बार पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड के अगर पेपर देखोगे तो यही क्वेश्चन बार बार पूछ रखे हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछ रखे हैं। देखो तो एक नोट लगा के दोबारा लिख देते हैं इस बात को अच्छी तरह। देखो एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है, मूल बिंदु पर अवकलनीय है। परंतु सर्वत्र सतत है। देखो सतत सब जगह हो जाएगा, बहुपद फलन है उस टाइप का है तो सतत हो जाएगा। देखो मूल बिंदु पर अवकलनीय है परंतु सतत सर्वत्र है, परंतु सर्वत्र सतत है। सतत सब जगह है लेकिन अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है। देखो इस बात को अच्छी तरह याद करोगे। देखो 3 क्वेश्चन यहां तक याद करने वाले हैं। एक तो देखो लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z, वो सीमा कहीं भी विद्यमान नहीं होती। देखो एक एफ जेड बराबर z बार है वो कहीं भी अवकलनीय नहीं होता। देखो ऐसे एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है वो केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय होता है। देखो यही पूछा जाएगा कि एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर किस बिंदु पर अवकलनीय है? मूल बिंदु पर अवकलनीय पूछा गया बार बार फर्स्ट ग्रेड में और इनमें पूछा जाता था। यहां भी देखो वो बात अपन लिख सकते हैं। देखो जैसे अपन एक कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, वैसे ही अगर कोई बहुपद फलन है, चरघातांकी फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, वो भी क्या होते हैं? सब जगह अवकलनीय होते हैं। देखो अगर बहुपद फलन को देखोगे तो सब जगह अवकलनीय रहेगा, कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो त्रिकोणमितीय फलन है वो सब जगह अवकलनीय होगा। देखो एक नोट लगा के लिख लो ये बात। यही सामान्य बातें हैं। देखो इसके अंदर अभी विश्लेषिक फलन पढ़ेंगे तब आगे क्वेश्चन आएंगे। देखो इसके अंदर निम्न फलन है वो सर्वत्र अवकलनीय है। देखो
निम्न फलन अपने प्रांत में सदैव अवकलनीय होते हैं, प्रांत में सदैव अवकलनीय है। निम्न फलन अपने प्रांत में सदैव अवकलनीय है। पहला ऑप्शन है जैसे बहुपद फलन, पोलिनोमियल फंक्शन अगर परिभाषित है तो वो अवकलनीय हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। बहुपद फलन यानी पोलिनोमियल फंक्शन, जेड स्क्वायर है, जेड क्यू प्लस 1 है, ये सदैव क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। सतत भी होंगे और अवकलनीय भी होंगे, परिभाषित होने चाहिए, इनफाइनाइट वगैरह नहीं बनने चाहिए। देखो अगर इनफाइनाइट वगैरह बन रहे हैं उन बिंदुओं को छोड़ दो, बाकी सब जगह ये अवकलनीय रहेगा। देखो त्रिकोणमितीय फलन है, चरघातांकी फलन है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर z हो गया। देखो जैसे e की पावर z है, a की पावर z है, देखो परिमेय फलन है। देखो परिमेय फलन f इस टाइप का फलन, देखो pz अपॉन qz टाइप का फलन, जहां qz का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, उन बिंदुओं को छोड़ दो। देखो जहां पे इसका हर 0 हो रहा है उन बिंदुओं को छोड़ देंगे, बाकी सब जगह ये फलन अवकलनीय होता है। देखो त्रिकोणमितीय फलन अपन देख सकते हैं। देखो त्रिकोणमितीय फलन अपन देख सकते हैं। त्रिकोणमितीय फलन अपन देख सकते हैं। साइन जेड है, कोस जेड है, ये सब जगह अवकलनीय होते हैं। देखो साइन जेड है, कोस जेड है, देखो टेन जेड, और ये अपने प्रांत में अवकलनीय होंगे। देखो टेन जेड हो गया, कोट जेड हो गया, ये सारे। देखो एक क्वेश्चन देखो, इससे संबंधित अपनी किताब में भी दे रखा है, वो लिख रहा हूं मैं। देखो एफ जेड बराबर जेड की पावर एन, एफ जेड बराबर जेड की पावर एन सर्वत्र सतत व अवकलनीय है। सर्वत्र सतत व अवकलनीय है यदि, सर्वत्र सतत व अवकलनीय है यदि पहला ऑप्शन दे रखा है एन बिलोंग्स टू आर, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एन बिलोंग्स टू आई, थर्ड ऑप्शन दे रखा है एन बिलोंग्स टू आई प्लस, फोर्थ दे रखा है मान लो कोई भी, जैसे इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से। एन का मान अपन क्या लें कि ये फलन सर्वत्र सतत और अवकलनीय बन जाए। देखो एन का मान क्या लें कि ये फलन सर्वत्र सतत और अवकलनीय बन जाए। बिल्कुल आसान सी बात है, सुनेंगे। देखो इधर अगर मैं एन बराबर ले लेता हूं, सपोज -1 ले लेता हूं। देखो अगर मैं एन बराबर -1 ले लूंगा तो एफ जेड बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 1/z आएगा। देखो और ये देखो z बराबर 0 पर देखो सतत नहीं है, जो कि z बराबर 0 पर सतत भी नहीं है, और सतत नहीं है तो फिर अवकलनीय होगा ही नहीं। देखो सतत नहीं है। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ कि n बराबर अगर मैं -1 ले लूंगा तो ये फलन देखो z बराबर 0 पे सतत नहीं आएगा। देखो अपने को n का ऐसा मान देखना है कि ये फलन सब जगह सतत हो जाए। देखो ये फलन सब जगह सतत हो जाए, ऐसा मान अपने को देखना। देखो तो बताओ कौन सा मान होगा फिर ऐसा मान। अगर n बराबर अपन -1 ले रहे हैं तो देखो z बराबर 0 पे सतत नहीं आ रहा। देखो n बराबर अगर -1 ले लेंगे तो z बराबर 0 पे सतत नहीं आ रहा। देखो अगर n का मान मैं ये ले लेता हूं, देखो n का मान अगर अपन 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ये ले लें, देखो तब ये जो एफ जेड बनेगा वो क्या बनेगा, z बनेगा, z स्क्वायर बनेगा, z क्यूब बनेगा। देखो और ये ऐसा फलन है जो सब जगह सतत है, सब जगह अवकलनीय है। देखो बहुपद फलन है। देखो बहुपद फलन है, किसी भी बिंदु पर इसका मान इनफाइनाइट नहीं बनेगा। देखो किसी भी परिमित मान पर इसका मान इनफाइनाइट नहीं बनेगा, z बराबर इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा। देखो तो ये जो फलन है वो बहुपद फलन है। ऐसा फलन सब जगह सतत होता है, सब जगह अवकलनीय होता है। देखो ऐसा फलन सब जगह सतत होगा, सब जगह अवकलनीय होगा। देखो जो कि बहुपद फलन है। देखो जो कि बहुपद फलन है। देखो अतः सर्वत्र सतत व अवकलनीय है। देखो सर्वत्र सतत व अवकलनीय है। देखो सर्वत्र सतत व अवकलनीय है। देखो
अतः इस बात का मतलब क्या हो गया, देखो n बराबर 1 2 3, इसका मतलब क्या हो गया, n बिलोंग्स टू हो जाएगा i प्लस, n बिलोंग्स टू i प्लस हो जाएगा। n बराबर 1 2 3 का मतलब यही तो हो गया, i प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर की अगर अपन बात करें तो देखो ये बात अपन जानते हैं, ये -3 -2 ये सारे इंटीजर होते हैं, देखो ये सारे इंटीजर होते हैं, देखो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर अपन लेंगे n का मान अगर बिलोंग्स टू i प्लस लेंगे तब ये फलन क्या रहेगा, अवकलनीय रहेगा। देखो ऐसा एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दिया हुआ है, तो n अगर बिलोंग्स टू i प्लस होगा तब ये सर्वत्र अवकलनीय रहेगा, देखो तब ये फलन सर्वत्र अवकलनीय रहेगा। देखो ये अपन देख सकते हैं, ये बात अपन जानते ही हैं। देखो यदि कोई फलन अगर सतत है तो उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अवकलनीय है तो वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। तो नोट लगा के लिख लेना एक बात, भी सतत है तो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, लेकिन अवकलनीय है तो वो हमेशा सतत होता है। देखो ऐसी यहां भी एक थ्योरम है, देखो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, देखो अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है। देखो अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है, परंतु सतत फलन का, सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। देखो सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। सतत फलन है वो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, लेकिन अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है। देखो ये बात तो अपन सब जगह पढ़ते ही है। देखो सातत्यता एक आवश्यक प्रतिबंध है, अवकलनीय होने का पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। देखो और एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा ही है, देखो एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, देखो एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, वो जेड बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। देखो एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है, सतत सब जगह है, लेकिन अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है। देखो परंतु अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है। बार बार ये बातें लिखेंगे तो थोड़ी याद रहेंगे। देखो परंतु अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है। देखो तो इस बात का मतलब ये हो गया कि कोई फलन अगर सतत है तो उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं।